अभी तक आपने सुना कि पूनम और विशाल नेटवर्क जोन से बाहर होने की वजह से मैप में रास्ता ट्रैक नहीं कर पाते। वो दोनों रोड नंबर 12 की ओर चले जाते हैं, जो काफी सुनसान था। रात के अंधेरे में दोनों सफर को यादगार और रोमांचक बनाने की कोशिश में अनजान खतरे को न्योता दे बैठते हैं। दोनों गाड़ी के अंदर एकांतवास का आनंद ले रहे होते कि तभी उन्हें लगता कि कोई उनकी कार के शीशे से उन्हें घूर रहा है। सुनसान अंधेरी सड़क पे ऐसी हालत में विशाल और पूनम दोनों की रूह कांप उठती है। पूनम अपनी नम आंखों से विशाल का हाथ पकड़ लेती है। विशाल डरते हुए कांच की तरफ अब ध्यान से देखता है और उसे समझ आता है कि बाहर खड़ा डरावना इंसान पुलिस की वर्दी में है और उसके हाथ में मोबाइल फोन है। फोन का कैमरा उनकी तरफ फेस कर रहा है और शायद वो पुलिस वाला दोनों को कैमरे में कैद कर रहा है। विशाल के माथे से पसीना छूटने लगता है और डरते हुए पूनम से कहता है, ये तो पुलिस है। पुलिस का नाम सुनते ही पूनम की जान अटक जाती है। वो डरते हुए धीमी आवाज में विशाल से शिकायत करते हुए कहती है, क्या जरूरत थी यहां रुकने की? मैंने कहा था ना कि ये सेफ नहीं है। ये जगह पहले से ही हॉन्टेड लग रही थी। तभी गाड़ी के शीशे पर दस्तक होती है। विशाल मुड़कर पुलिसकर्मी को देखता है। वो वर्दीधारी रौबदार आवाज में उसे शीशा नीचे करने को कहता है। शीशा नीचे कर। पुलिसकर्मी की आवाज सुनकर विशाल कांप उठता है। वो ये सोचकर बेचैन हो जाता है कि कहीं उसकी वजह से पूनम के साथ कोई ऊंच नीच ना हो जाए। तभी पुलिसकर्मी ने दोबारा जोर से शीशे पर दस्तक दिया। हाथ से हाथ धो बैठे क्या बे? शीशा नीचे कर। विशाल कांपते हुए हाथ से खिड़की का शीशा नीचे करता है। अब पुलिसकर्मी और विशाल दोनों एक दूसरे को आमने सामने देख पा रहे थे। वो पुलिसकर्मी था इंस्पेक्टर पांडे और उसके पीछे खड़ा था कांस्टेबल विजय। दोनों वर्दी में आरक्षक के बदले किसी भक्षक से कम नहीं लग रहे थे। वहीं दूसरी तरफ गाड़ी के अंदर विशाल और पूनम डरे सहमे हुए बलि का बकरा लग रहे थे। इंस्पेक्टर पांडे मोबाइल उठाकर गाड़ी के साथ दोनों को शूट करने लगता है। पूनम दोनों हाथों से अपना मुंह ढक लेती है और रोती हुई आग्रह करती है, आप ऐसा नहीं कर सकते हैं। विशाल कुछ कहो, इन्हें रोको। विशाल को उसकी हालत देख रोना आ गया। वो भी पुलिस वाले से विनती करते हुए कहता है, सर प्लीज सर, बात करके प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं ना। एक्चुअली हम रास्ता भटक गए थे। इंस्पेक्टर पांडे कुटिल मुस्कान देते हुए कहता है, भटके हुए युवक और युवती को रास्ते पर लाने के लिए ही तो सरकार ने हमें नियुक्त किया है। हमारी तो ड्यूटी है ये। चलो लाइसेंस दिखाओ। विशाल वॉलेट से लाइसेंस निकालकर पुलिस वाले के हाथ में देता है। इंस्पेक्टर पांडे फिर पूनम को घूरते हुए कहता है, ए लड़के, अपना आईडी दिखाओ। पूनम और विशाल एक दूसरे को देखते हैं। विशाल हिम्मत करके इंस्पेक्टर पांडे की तरफ घूमकर रिक्वेस्ट करता है, सर जाने दीजिए ना। इंस्पेक्टर पांडे गुस्से में उससे कहता है, जाने दो? अपनी ड्यूटी के साथ गद्दारी करूं? अरे तेरे जैसे बेशर्म लड़के लड़की के लिए दारू पी के यहां पब्लिक प्लेस में गाड़ी के अंदर अश्लील हरकत करता है और मुझे सिखा रहा है। चल अभी टेस्ट लेता हूं दोनों का। प्लीज सर आप एक मिनट मेरी बात सुनो। मैं तो बस आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूं सर। विशाल समझाने की लाख कोशिश करता है, लेकिन इंस्पेक्टर पांडे हाथ आए बटेर को भला कैसे जाने देता। शिकार करना तो उसकी फितरत थी। वो अपने कांस्टेबल को ऑर्डर करते हुए कहता है, चल दोनों का ब्रेथ टेस्ट ले। कांस्टेबल विजय ऑर्डर फॉलो करते हुए ब्रेथलाइजर विशाल के मुंह पर रखता और बहुत ही रसूखदार आवाज में कहता है, चल फूंक मार इसमें। विशाल एक बेजान लाश की तरह उस ब्रेथलाइजर को देखता रहता है। उसका मुंह पूरी तरह से सूख गया और जीभ से बार बार अपने होठों को गीला करने का प्रयास करता है। तभी कांस्टेबल कार में पड़े बियर के कैन को घूरते हुए वापस विशाल से कहता है, डैडी ने रोड तेरे नाम कर दिया था ना? तो फूंक अभी मारेगा या फिर लॉकअप में जाने के बाद? रिजल्ट हमें पता है। चल जल्दी कर और टाइम मत वेस्ट कर हमारा और अपना। विशाल आखिर में डरते हुए धीरे से फूंक मारता है। उसकी फूंक मशीन में रीडिंग के लिए काफी नहीं होती। ये देखते ही इंस्पेक्टर पांडे ने उसके सर पे एक थप्पड़ दे डाला। इस थप्पड़ के बाद तो जैसे पूनम और विशाल के चेहरे से हवाइयां उड़ने लगती है। जोर से फूंक मार, नहीं तो तुझे यहीं फूंक देंगे, डराते हुए इंस्पेक्टर पांडे ने कहा। विशाल के पास दूसरा कोई चारा नहीं था और इस बार उसने जोर से मशीन में फूंका। मशीन की रीडिंग स्पष्ट कर देती है कि विशाल के शरीर में अल्कोहल की मात्रा है।
विशाल जान छुड़ाने के लिए इंस्पेक्टर पांडे से बोलता है, सॉरी सर, बस बियर पिया था, इसलिए यहां ड्राइव करने से पहले वेट कर रहे थे। लेकिन आप बता दो, मैं फाइन भरने के लिए रेडी हूं। पैसे की गर्मी दिखा रहा है क्या? इंस्पेक्टर पांडे उससे पूछता। तभी पूनम का फोन रिंग होने लगता है। उसने फोन को चेक किया तो देखा उस पर मां फ्लैश हो रही थी। यह कॉल उसकी मां का था। फोन देर तक रिंग होता रहा, लेकिन पूनम लाचार थी और मां का फोन उठाना मुनासिब नहीं समझी। वहीं पूनम के घर में उसकी मां काफी परेशान लग रही है। एक मां होने के नाते उसे किसी खतरे का आभास हो गया था। वो पूनम से बात करने की कोशिश में दोबारा पूनम का नंबर रीडायल करती है। फोन रिंग होता रहता है, लेकिन पूनम की तरफ से कोई जवाब नहीं आता। वो ईश्वर से अपनी लड़की की सलामती के लिए दुआ करते हुए पूनम पर गुस्सा भी करती है। आज घर आ तू, दोबारा कोई भी बर्थडे हो या कुछ भी, कहीं नहीं जाने दूंगी। बहुत हो गया ये फ्रेंडशिप और बेमतलब की पार्टी। ऐसा कहते हुए अचानक उसकी मां को कुछ याद आता है। उसने कहा था कि सोनल की बर्थडे पार्टी में जा रही है। अच्छा, तो सोनल को फोन करती हूं। मां ने जल्दी से सोनम का नंबर डायल किया। फोन रिंग हुआ और सोनल फोन रिसीव करते हुए कहती है, नमस्ते आंटी, हैप्पी बर्थडे बेटा। सोनल आश्चर्य से मुस्कुराते हुए कहती है, बर्थडे? आंटी, मेरा बर्थडे तो 22 मई को होता है। यह सुनते ही पूनम की मां बहुत चिंतित हो जाती है। वो समझ जाती है कि पूनम जरूर झूठ बोलकर किसी और के साथ गई है। सॉरी बेटा, मैं कुछ कंफ्यूज हो गई थी। पूनम की मां ने बात को बदलते हुए कहा। नो प्रॉब्लम आंटी। ऐसा कहकर सोनल फोन कट कर देती है। पूनम की मां बहुत गुस्से में नजर आती है। इस लड़की को जरा भी समझ नहीं आती कि हम उसके लिए कितना परेशान रहते हैं। ऐसे कुछ हो गया तो हम जी नहीं पाएंगे। बस तू घर आ जा, आज तो तेरी खैर नहीं। वहीं पूनम आंखों में आंसू लिए लाचार और बेबस फोन को देख रही है। उसकी मां के 4 मिस कॉल नजर आ रहे थे स्क्रीन पर। विशाल और पूनम की स्थिति को देखते हुए इंस्पेक्टर पांडे उससे पूछता है, ये लड़की के घर वालों को पता है कि यह कहां और किसके साथ है? नहीं, विशाल दबी हुई आवाज में जवाब देता है। इंस्पेक्टर पांडे उसे डराते हुए कहता है, गाड़ी से बाहर निकल। विशाल पूनम की तरफ देखकर उसे शांत रहने का इशारा करता है और गाड़ी के बाहर निकलता है। इंस्पेक्टर पांडे गाड़ी के अंदर झांक कर तलाशी लेते हुए देखता है कि पीछे के सीट पर और भी ड्रिंक्स और स्नैक्स रखे हुए हैं। हाँ, चखना, दारू, हाँ, पूरी प्लानिंग के साथ लड़की को लेकर आया है। लड़की को कुछ मिला के पिलाया है? विशाल नाम में सर हिलाते हुए कहता है, नहीं सर। तो चुप रह, मैं चेक करता हूं। ये कहते हुए वो विशाल को धक्का देकर बगल करता है और खुद कार के अंदर बैठ जाता है। पूनम उसे अपने पास बैठते देख सिहर जाती है। इंस्पेक्टर पांडे पूनम को ऊपर से नीचे तक घूरता है। उसकी नजर से पूनम बहुत ही अनकंफर्टेबल फील करती है। इंस्पेक्टर पांडे फिर उसे बातों से बहकाने की कोशिश में लग जाता है। डरो मत, मैं कोई राक्षस नहीं हूं। दिन भर यहां ड्यूटी करके मानसिक और शारीरिक थकान हो जाती है। तुम लोग तो यहां एंजॉय करने के लिए आ जाते हो, लेकिन हम तो बस दिन रात तुम सबकी सुरक्षा के लिए धूल मिट्टी खाते रहते हैं। अगर हम नहीं होते तो तुम चैन से घर में सो पाते? यहां गाड़ी में रोमांस कर पाते? हाँ? पूनम सहमी हुई हालत में सिर्फ नाम में सर हिलाती रहती है। अरे मैं तो अपनी पत्नी के साथ भी टाइम स्पेंड नहीं कर पाता, तुम सबकी देखभाल में। कभी हमारा भी तो ख्याल करना चाहिए। इंस्पेक्टर पांडे की यह बात सुन पूनम की जान अटक जाती है। वो डरते हुए जवाब देती है, सर, मैं बहुत रिस्पेक्ट करती हूँ आप सबकी। मैं आज के बाद कभी ऐसा नहीं करूँगी। प्लीज मुझे जाने दीजिए। मेरी माँ बहुत परेशान होगी। बार बार कॉल आ रहा है उनका। सोचो, जब उन्हें यह सब पता लगेगा तब कितनी परेशान होंगी। मेरी बात को समझो, मैं सब कुछ ठीक कर सकता हूँ। बस तुम दोनों को थोड़ा कोऑपरेट करना है और कुछ नहीं। यह कहते हुए इंस्पेक्टर पांडे पूनम की पीठ पर हाथ रख देता है। उसके हाथों के नापाक स्पर्श से पूनम को जैसे एक सदमा सा लग जाता है। वो फौरन पुलिसकर्मी से दूर हटते हुए उसके हाथ को धक्का मारती है। ये देख गाड़ी के बाहर खड़ा विशाल भी दहल जाता है। वो डरते हुए पुलिसकर्मी से कहता है, सर प्लीज सर, हमें जाने दीजिए सर। आपको जो चाहिए वो ले लीजिए, लेकिन हमें जाने दीजिए।
इंस्पेक्टर पांडे गुस्से में उसे चीखते हुए कहता है, जो चाहिए वो दिखता नहीं तुम्हें, और कितना समझाना होगा? पता है ना, पुलिस वालों के इन्वेस्टिगेशन में कोऑपरेट नहीं करने के लिए तुम दोनों को जेल हो सकती है। लेकिन सर, हम कोऑपरेट कर तो रहे हैं, विशाल भावुक होकर उससे कहता है। तो ये उस लड़की को समझा, अब सब कुछ इसी के हाथ में है। ये कहते हुए इंस्पेक्टर पांडे पूनम का हाथ पकड़ लेता है। पूनम रोती बिलखती उस पुलिसकर्मी से दया की भीख मांगती है, लेकिन इंस्पेक्टर पांडे वर्दी के घमंड में अंधा था। वो अपने रसूख का नाजायज फायदा उठाने में खुशी महसूस कर रहा था। पूनम को बचने का कोई दूसरा रास्ता नजर नहीं आ रहा था। उसे यकीन हो गया कि फिल्मों का कोई मसीहा उसके रक्षा के लिए आने वाला नहीं है। अपनी रक्षा के लिए उसे स्वयं कुछ करना होगा। उसने निश्चय कर लिया कि अब आर या पार, और इंस्पेक्टर पांडे के हाथ में जोर से दांत काटती है। पूनम ने पूरी ताकत के साथ अपने दांतों को उसके हाथ में गड़ा दिया। इंस्पेक्टर पांडे के हाथ से खून निकल आता है और जोर से चीखता है, आ! तभी मौका पाते ही पूनम ने गाड़ी का दरवाजा खोला और बाहर सुनसान सड़क पर भागने लगी। विशाल ये देख बहुत घबरा गया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि ये सब क्या हो रहा है। वो जोर से पूनम को आवाज लगाने लगा, पूनम, पूनम, रुक जाओ। इंस्पेक्टर पांडे अपने कांस्टेबल को चीखते हुए कहता है, पकड़ो उसको। कांस्टेबल ऑर्डर फॉलो करते हुए पूनम के पीछे दौड़ता है। ए लड़के, रुक जाओ, रुक जाओ। ऐसा कहते हुए पूनम का पीछा करने लगा, लेकिन पूनम रोती हुई पूरी जान लगाकर भाग रही थी। तभी इंस्पेक्टर पांडे भी दर्द से अपने हाथ को पकड़ते हुए कार से बाहर निकलता है और पूनम के पीछे जाता है। पूनम सड़क पे जान बचाती हुई भाग रही है। इंस्पेक्टर पांडे चीखते हुए पूनम को वार्न करता है, रुक जा नहीं तो गोली मार दूंगा। यह कहकर वो अपने पिस्तौल बाहर निकालता है और पूनम पर निशाना साधता है। पूनम बिना रुके भागते हुए मदद के लिए आवाज लगाती है, बचाओ, बचाओ, कोई है। ऊपर आसमान में चांद पूरी तरह बादलों से घिर जाता है। रात और भी काली लगने लगती है। तभी एक ट्रक 100 से ज्यादा की रफ्तार में आती है और एक झटके में पूनम को चलते हुए निकल जाती है। ये देख विशाल सदमे में आ जाता है। वो पूनम की तरफ दौड़ता, लेकिन इंस्पेक्टर पांडे उस पर गोली चला देता है। इंस्पेक्टर पांडे सुनसान सड़क पर खून से लथपथ पूनम और विशाल के लाश को देखते हुए खुद से कहता है, हमारे नसीब में ड्यूटी से फुर्सत मिलना नामुमकिन है। वहीं दूर कुत्तों के रोने की आवाज सुन कांस्टेबल बहुत डरा हुआ लग रहा है। सर उठाकर ऊपर देखता तो आसमान में चारों तरफ बादल मंडरा रहे थे और नीचे अंधेरे में काली बिल्ली उन्हें घूर रही होती है। अंधेरे में उस बिल्ली की चमकती आंख देख कांस्टेबल अपने अफसर से कहता है, सर, कुछ तो अनिष्ट होने वाला है। आगे और क्या अनिष्ट होने वाला है? क्या 2 मासूम की हत्या इंस्पेक्टर पांडे को चैन से जीने देगी या उसका सुख चैन हमेशा के लिए छिन जाएगा? यह जानने के लिए सुनते रहिए रोड नंबर 12।